Starting in the name of God who is most merciful and gracious. My name is Jervais Peter and I am a student of Senior Institute of Nursing and Allied Health Sciences, second batch 8th semester finally. तो आज हम जो प्रोसीजर करने लगे हैं वो है सक्शनिंग का। सक्शनिंग जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमने पेशेंट के माउथ से या उसके ओरल उससे कैविटी से जो एक्सेसिव बॉडीली फ्लूइड्स हैं उनको रिमूव करना होता है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक्सीडेट आ सकती है जिसे हम आमतौर पे पस कहते हैं, उसके अलावा स्पूटम आ सकता है जो बलगम होती है, ब्लड हो सकता है, या अगर पेशेंट ने वॉमिट कर लिया तो वो हमने रिमूव करनी होती है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट वो एस्पायरेट ना कर ले। एस्पायरेट क्या होती है कि मतलब कि वो अपने लंग्स की तरफ ना ले जाए, तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हैं, लंग्स के रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। तो जैसे कि ये आप सक्शनिंग मशीन देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला ये ट्यूब, इस ट्यूब से हम क्या करते हैं, ये ट्यूब को हम पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करते हैं ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम रिमूव कर सकें। उसके बाद आता है आपका ये कंटेनर। कंटेनर वो जगह है जहाँ पर आपका सारा जो आपने फ्लूइड्स निकाले हैं वो आकर स्टोर होंगे। उसके बाद ये हो गया, ये होता है आपका गेज, जिससे हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो अब हम चलते हैं सक्शनिंग के प्रोसीजर की तरफ। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी होती है, हमारे पास वाटर होना चाहिए ताकि उसमें हम डिप करके चेक कर सके कि ये सक्शनिंग मशीन चल रही है कि नहीं चल रही, सक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने सक्शनिंग ट्यूब को पेशेंट की ओरल कैविटी में डालना होता है और इस तरह हमने मूव करना होता है कि वो पूरे ओरल कैविटी से सारा वो निकाल ले। हमने क्या करना होता है, इस तरह मूवमेंट करनी होती है इसकी, ताकि पूरे ओरल एरिया से हम क्या करें, रिमूव कर सके। मतलब कि हमने ट्यूब इंसर्ट की, हमने एक साइड से शुरू किया, उसके बाद हम इसे मूव करते रहे, हमने एक पूरा साइकिल किया, उसके बाद हमने ये निकाल ली। फिर हमने वाटर में डिप की, दूसरी दफ़ा हम वाटर में क्यों डिप कर रहे हैं, ताकि इसके जो एज पर जो भी कंटेंट्स लगे हुए हैं वो उसके अंदर से वापस इसमें आ जाए, ताकि ये ट्यूब क्या हो, क्लियर हो जाए। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, ट्यूब को लेंगे, पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करेंगे और इस तरह करके हुए हम क्या करेंगे, ये सारा उसका जो कंटेंट होगा वो उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो ये होता है आपका बेसिक सक्शनिंग का प्रोसीजर। जैसे कि हमने बात की, इसमें हम क्या क्या रिमूव करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर बॉडीली कोई भी वो फ्लूइड हो जो आपके एयरवे में हो या ओरल कैविटी में हो, उन सब के रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, सक्शनिंग का यूज़ करते हैं। इसकी अब अलग अलग वो होती हैं जो आगे ट्यूब्स लगती हैं, जो कि हम क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग उसके हिसाब से, माउथ की ओपनिंग के हिसाब से। अगर किसी की लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी तो हम कम फ्रेंच यूज़ करेंगे। मतलब कि जो न्यू नेट्स होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते हैं, उनमें 3 से 5 फ्रेंच की वो यूज़ करते हैं, ट्यूब यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज जो वो होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ी फ्रेंच यूज़ करते हैं। अडल्ट में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, 8 से 10 या उससे ऊपर की वो यूज़ करते हैं, फ्रेंच की वो यूज़ करते हैं, ट्यूब यूज़ करते हैं सक्शनिंग के लिए। तो इसलिए इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहली तो एज, उसके अलावा माउथ की ओपनिंग कितनी है। अगर किसी एडल्ट में लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, छोटी फ्रेंच की वो यूज़ करेंगे, ट्यूब यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी जो होगी उसकी ओपनिंग बड़ी होगी, वो उसके माउथ से ईजिली पास नहीं हो सकती। अब अगर देखो तो मेरे माउथ की ओपनिंग लिमिटेड है, दिख रही है, मेरे माउथ की ओपनिंग लिमिटेड है, तो इसमें जो बड़े वो उसकी फ्रेंच की ट्यूब है वो इंसर्ट नहीं हो सकती। तो इसके लिए अगर मेरी सक्शनिंग करनी पड़े किसी को तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, कम फ्रेंच की ट्यूब यूज़ करेगा, जो कि आसानी से इंसर्ट होकर मूव कर सके। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो। फ्रेंच उसको कहते हैं, गेज को कहते हैं। जैसे कैनुला में होता है 22 का गेज होता है, 24 का गेज होता है, तो जो ट्यूब्स होती हैं उसका फ्रेंच होता है। नॉर्मल प्रेशर कितना यूज करते हैं? नॉर्मल प्रेशर इसका आपके इसमें वो है, इसमें भी डिनोटेड तो नहीं है, मगर उतना अगर आप अपने थंब को वो करके उसके ऊपर देख सकते हो, उससे आपको प्रेशर का गेज पता लग जाएगा, इतना कि कंफर्टेबली आप इससे वो कर सको,
ये देखो, अब ये इसमें कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं है, तो ये क्या होगा, कम होगा। हम गेज को बढ़ा देंगे, अभी भी क्या है, कम है। अब इसमें हल्का हल्का स्लाइड रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये जो मिड पॉइंट में है ये आपका वो है, नॉर्मल है। इस पे आप क्या कर सकते हो, सक्शनिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर और किसी का कोई सवाल हो। सर ये तो हम लोग तरीके से मटेरियल इसमें सेटिंग करते हैं ना, मतलब ब्लड आता है, इसमें म्यूकस आता है ना, इस हर एक के लिए मतलब मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर या सब के लिए जैसे प्रेशर होता है। ये देखो, अब जो चीज़ आसानी से सक्शन हो सकती है, जैसे कि फ्लूइड है, ब्लड है आपका, तो वो आसानी से वो हो जाएगा, सक्शन हो जाएगी। उसके लिए आप कम प्रेशर भी यूज़ करो। तो अगर जैसे कि टीबी पेशेंट्स में अक्सर सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनमें क्या होता है, थिक स्पूटम होता है। अगर उसके लिए आप कम प्रेशर यूज़ करोगे तो वो उतनी आसानी से वो नहीं करेगा, तो उसमें आपको क्या है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे पेशेंट वॉमिट कर देता है, उसमें अगर तो वॉमिट सिर्फ ऐसी है कि पानी है या कोई फ्लूइड टाइप कुछ ऐसा है ना, या कुछ पार्टिकल्स उसने खाया होता है, उसमें उसके लिए फिर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो थिक चीज़ें होती है, वो नहीं सक्शन सही से हो सकती। इसका स्टार्टिंग में ये होता है कि आप सबसे कम प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट यू आर सक्शनिंग। फिर उसके हिसाब से आप उसका गेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये होता है कि आप कौन सी जगह की सक्शनिंग करें। अगर उसका मिक्योजा जो है वो क्या है, आपका नरम मिक्योजा है, या फिर आप ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स के अंदर सक्शनिंग करें, तो उसके अंदर आप नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा नहीं करते। या फिर आप क्या कर रहे हो, ट्रैकिया के अंदर सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उसके अंदर लंग्स का अपना एक प्रेशर है। तो अगर आप ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर से उसके अंदर सक्शनिंग करोगे तो उसकी सैचुरेशन सा ड्रॉप करती है। और अगर वो कोई पेशेंट ऐसा है जिसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ है और उसकी आपने ज़्यादा देर तक सक्शनिंग की, इसका टाइम होता है 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आप सक्शनिंग करते हो, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हो। इससे ये होता है कि पेशेंट की सैचुरेशन ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती, ठीक है। अगर पेशेंट की सैचुरेशन ज़्यादा ड्रॉप कर रही है क्योंकि आपके ज़्यादा आपने नेगेटिव प्रेशर यूज़ किया है या फिर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग की है, फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। इसलिए आप स्लाइटली नॉर्मल प्रेशर से स्टार्ट करते हो, डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी या कौन से ऑर्गन की आप सक्शन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप प्रेशर बढ़ाते रहते हो। जैसे अभी विस्कस वॉमिट है, वो ज़्यादा विस्कस है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रैकिया के अंदर या फिर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या करता है, ट्रैकिया को ब्लॉक करता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक करता है। तो उसके अंदर हमें क्या है, ज़्यादा प्रेशर के साथ हैमर सक्शन करते हैं। हैमर सक्शन भी आपको बताएंगे कैसे करते हैं। उसके अंदर हम ज़्यादा प्रेशर यूज़ करते हैं ताकि हम क्लॉट्स जो फॉर्मेशन हुई है, क्लॉट्स को तोड़ सकें। तो जैसे ये बात कर रहे थे विस्कस की, विस्कोसिटी की, कोई बता सकते क्या होती है? गाढ़ापन, डेंसनेस। जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी उसके लिए हमें क्या है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, और जो चीज़ कम डेंस होगी उसके लिए हमें कम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये जो कर रहे थे उसकी, इसमें क्या करना होता है, हमने ट्यूब को, अब इसके आगे वो अगर लगा हुआ है तो ठीक है, वरना हमने क्या करना है, इस तरह हमने इंसर्ट की, ये मेथड होता है हमारा सक्शनिंग का। अब इसकी तो क्लोजिंग टाइट है, तो ये मेथड होता है कि हमने इंसर्ट की, इस तरह हम प्रेशर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लॉटिंग होती है आपकी इसमें थ्रोट में, वो ब्लड क्लॉट्स क्या करते हैं, वो हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सर ये तो लिक्विड के बारे में आपने बताया कि लिक्विड के सामने सक्शनिंग करते हैं। सर कोई सॉलिड चीज़ अगर ट्रैकिया के अंदर गया फिर उसको किस तरह से बता सकते हैं? अगर अभी आपके पास इस तरह की कंडीशन है, सॉलिड मटेरियल, अब कोई भी आ गया, पेशेंट ने खाना खाते हुए, अब इसमें सॉलिड तो उसमें आ सकता है जो कि पेशेंट कॉन्शियस हो। अब उसने खाना खाते हुए कोई भी चीज़ बढ़ाने वाला ले लिया, वो उसके गले में फंस गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, चोकिंग करते हैं। चोकिंग का प्रोसीजर पता है क्या उससे? बैक साइड से उसके एब्डोमेन होता है, उसको पुश करते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर हम निकाल सकें। तो हार्ड कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, चोकिंग करते हैं। उसके लिए हमारे पास बेसिक स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक ब्लोज देते हैं। बैक ब्लोज क्या होती हैं, उसके पीछे हल्का हल्का टैप करते हैं 5 दफ़ा।
उसे फिर कहते हैं गहरी सांस लो। अगर रिमूव हो गया तो ठीक है, फिर इस प्रोसीजर को हम थोड़ी देर तक करते हैं। अगर वो रिमूव हो गया तो ठीक है, फिर उसके बाद हम किसकी तरफ जाते हैं, बैक ब्लोज की तरफ। बैक ब्लोज के लिए हम क्या करते हैं कि हमने पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में हाथ इस तरह हाथ करने होते हैं और एक हाथ से हमने इस तरह फिस्ट बनानी होती है, दूसरे से हम इस तरह पकड़ते हैं और हम क्या करते हैं, बैकवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि उसके एब्डोमिनल रीजन पर वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और जो भी चीज़ सॉलिड उसके गले में फंसी हुई है वो रिमूव हो जाती है। ये हम प्रोसीजर 5 मिनट तक करते हैं। इससे होता है अक्सर जो कंटेंट फंसा होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हार्ड सॉलिड चीज़ के लिए क्या करते हैं, यहाँ तो हम बैक ब्लोज देते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, चोकिंग का प्रोसीजर करते हैं। और कुछ सर ये जो आपने कहा था कि अब ये प्रोसीजर हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसमें हम लोग करते हैं ना, हाँ, तो वो तो हमें किस तरह बता सकता है कि मतलब मेरे एरिया में जो है मतलब कोई सोलिड चीज़ है या ये देखो, अब जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, जाहिर बात है वो हार्ड डाइट तो कोई ले नहीं सकता, ले सकता है, नहीं ले सकता, तो उसमें हार्ड कंटेंट फंसने के चांसेस है, नहीं है। कोई भी पेशेंट जो पैरालाइज हो, जो अनकॉन्शियस हो या प्रोलॉन्ग बेड रिडन हो, उसमें चांसेस होते हैं कि वो कोई हार्ड चीज़ खा सके। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो बेसिक हम चीज़ें फंस सकती हैं, उनके गले में जो चीज़ें आ सकती हैं वो क्या है, स्पूटम है, अगर उन्हें कोई एयरवे का वो है, इन्फेक्शन है तो एक्सुडेट है, या फिर वो उनका अगर कोई इंजरी है तो ब्लड आ सकता है। तो इसमें क्या होती है, सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट्स आ सकते हैं। जो प्रोलॉन्ग पेशेंट होता है, जो बेड रिडन होता है, उसमें ज़्यादातर चांसेस किस चीज़ के होते हैं कि उसमें नेगेटिव वो लिक्विडेट चीज़ ही है, या तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि हमने बात की थी कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग उसकी वजह से स्पूटम ज़्यादा वो होता है, डेंस होता है, या इंजरी की वजह से ब्लड जब क्लॉट कर जाता है वो ज़्यादा डेंस होता है। तो वो चीज़ें हम सक्शनिंग के ज़रिए निकालते हैं। इसके साथ ये होता है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम, जारी बात है, वो खुद से अपने रेस्पिरेटरी जो उसकी होनी चाहिए सेचुरेशन, उसको मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस में ये होता है कि रेस्पिरेशन हम सपोर्ट देते हैं। अब सपोर्ट वाया वेंचुरी मास्क दे सकते हैं, रीब्रीथर दे सकते हैं, ईटीटी या ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, उसको हम क्या करते हैं, एयरवे सपोर्ट दे रहे हैं। तो एयरवे सपोर्ट में अक्सर ये होता है कि जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कोई और सपोर्ट देते हो तो क्योंकि वो अक्सर ये होता है कि वो क्या ड्राई एयर होता है। हमारा जो नोज़ का फंक्शन 2 होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 मेन फंक्शन जो नोज़ के, ह्यूमिडिफायर के तौर पे काम करता है। एक वो क्या करता है, एयर को मॉइस्चराइज करता है और दूसरा वार्म करता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड इन नेचर होती है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जब वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक या नेजल एयरवे से जाती है तो वो क्या करते हैं, उसको वार्म करता है, दूसरा ह्यूमिडिफाई करता है। तो अब जो आप उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं वो अक्सर होता है ड्राई एयर होता है। ड्राई एयर के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी के ट्रैक्ट का आखिरी है, जो इम्यून सिस्टम के तौर पे भी काम करते हैं, सीलिया होते हैं, सीलिया कुछ होते हैं ना, तो वहाँ से जब ड्राई एयर पास आउट करती है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, उसको वेट करने के लिए म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन के वो स्पूटम की तरह के होते हैं, सिक्रीशंस जिनको कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बनना शुरू करते हैं। अब वो क्या होता है कि हम क्योंकि कॉन्शियस है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सेसिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के निकाल लेते हैं। पर अनकॉन्शियस पेशेंट इस तरह नहीं कर सकता, तो उसको क्या ज़रूरत होती है, सक्शनिंग की ज़रूरत है। उसके अंदर हमने सक्शन करके उस जो सिक्रीशंस है ना एयरवे, उसको हमने रिमूव करना, वरना वो क्या होगा, वो एक्सेसिव अमाउंट में जब बनेगी तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो इसलिए क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम वो जो सिक्रीशंस बन रही हैं एयरवे के अंदर, उनको क्या करें, टाइम टू टाइम, 2 से 3 आवर का पीरियड होता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट, या उसको कौन सा सपोर्ट दें। अगर वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है तो उसके साथ अगर ह्यूमिडिफायर चल रहा है तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ वेंट के अंदर ये होता है कि उसका क्लोज सर्किट सक्शनिंग सिस्टम अपना होता है, वो यहाँ पे ज़्यादातर मौजूद नहीं है, वो बाहर के सिस्टम में मौजूद होता है। वो ये होता है, अलग से सिस्टम होता है, वो जैसे सिक्रीशन को डिटेक्ट करता है वो खुद सक्शन स्टार्ट करता है। पर क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से वो मौजूद नहीं है, तो क्या करते हैं, नर्सिस क्या काम है कि टाइम टू टाइम वो सिक्रीशन जो एयरवे में बन रही है उसको रिमूव किया जाए।
वरना वो क्या होगा, वो एयरवे को ब्लॉक कर सकता है।